निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली 3 नदी है नर्मदा, तापी, नर्मदा, तापी और माही नदी। ये 3 नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के जगह पे एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। तथा ये अपना जल अरब सागर में गिराती है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, गोदावरी का बात करें तो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान को बनाने के लिए सबसे पहले मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के पुस्तकालय भवन में होती है और उस पुस्तकालय भवन में वहाँ के सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है उस दिन के लिए। उसके बाद इसका दूसरा बैठक यानी संविधान सभा का दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है, जहाँ पर सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ये संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी। तो राज्य अपहरण नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। कब, किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। डलहौजी का शासनकाल 1848 से लेकर 1856 तक रहता है। कब तक रहता है? 1856 तक। इन्होंने ही राज्य अपहरण नीति की शुरुआत की थी और इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा को 1848 में मिलाए थे, संभलपुर को 1849 में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है जे आपका अवध को 1856 में किसके आधार पर मिलाया गया था? तो कुशासन के आधार पर। किसके आधार पे? कुशासन के आधार पे, ठीक है। उस समय वहाँ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह थे। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है? मतलब इनमें से किस ग्रह का तापमान सबसे अधिक होता है? तो उसी का तापमान सबसे अधिक होगा जो सबसे क्या बोलते हैं, चमकीला होगा। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। कौन है? शुक्र है, ठीक है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, भोर शाम का तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को, पृथ्वी की बहन शुक्र ग्रह को कहते हैं हम। सूरज से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है? तो प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत जो होता है वो दालें होता है। कौन होता है? दाल होता है, ठीक है। दाल में आपका लगभग 40 से 42% प्रोटीन होता है। क्या होता है? 40 से 42% प्रोटीन होता है, ठीक है। दाल का मतलब प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत हम बोल सकते हैं दाल, और दाल में भी क्या? तो मूंगफली का दाल जो होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? सीबीएस में सी का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हम लिखेंगे सीबीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। सीबीएस का फुल फॉर्म कोर बैंकिंग
कोर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। तो इसमें सी का पूछ रहा था, सी से क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई गर्मी के मौसम में बढ़ सकती है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है, इसलिए इसमें सारी घटनाएं जैसे वर्षा होना, आंधी तूफान सब इसी में होता है, बादल सब इसी में होता है। ठीक है, इसलिए इस सब को संवहन मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संवहन मंडल। संवहन मंडल का दूसरा नाम है अधोमंडल। क्या? अधोमंडल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व टैक्स की प्राप्ति बिक्री कर से होता है। किससे होता है? बिक्री कर से। वहीं केंद्र सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति निगम कर से होता है और दूसरा का नंबर पर उत्पाद कर से होता है। ठीक है, किससे होता है? उत्पाद कर से। तो इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। राज्य में सबसे अधिक टैक्स का स्रोत क्या है? तो बिक्री कर। केंद्र में तो निगम कर। अगर निगम कर ऑप्शन में नहीं रहता है तो उत्पाद मार दीजिएगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन रहता है तो आप निगम मारिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो इंटरनेशनल। तो कभी हम 0 डिग्री में, 90 डिग्री में, 180 डिग्री में कंफ्यूज होते हैं। तो 180 डिग्री सबसे अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, तो 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जब हम 2016 में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे थे तो पूछा था क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? उसमें ऑप्शन ये सब दिया था। उसमें एक ऑप्शन प्रशांत महासागर भी था। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये प्रशांत महासागर सही है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग सागर तथा प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, और किसके समानांतर है? तो आपका बेरिंग जल संधि के समानांतर है। किसके है? बेरिंग जल संधि के समानांतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? अस्थायी सदस्य नहीं है। क्या ऑप्शन बोल रहा है? अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य आपका कौन कौन है? तो आपका चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? स्पेन नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसके अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो 10 गो होता है। ठीक है, आप 10 में 5 से डिवाइड कीजिएगा तो अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान देता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का बात किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट, मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, अच्छा ठीक बोल रहे हैं ना? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। चलिए, अनुच्छेद 48 क्या है? अनुच्छेद 48 आपका कृषि एवं पशुपालन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 48 किसके बारे में बताता है? कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में बताता है। इसी में एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 48A, तो ये पर्यावरण का संरक्षण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 48 के ए जो है वो पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन जीवों की रक्षा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 123 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा रिट जारी किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश जारी करना, एक बार इस सेट में आया था, हम बता नहीं पाए थे। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों
अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे ना तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आप पिछले एक सप्ताह से कहाँ थे, तो पिछले एक सप्ताह से मेरा नागी नौकटी डैम में आपका जो प्रोग्राम हो रहा था, जहाँ पे नीतीश कुमार जी आए थे, हमारे पर्यावरण वन मंत्री आए थे, पर्यावरण वन मंत्री के सचिव आए थे जो IAS अफसर होते हैं, और बहुत सारे अधिकारी सब आए थे लोग, तो वहीं पे मेरा ड्यूटी लगा हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से हम नहीं वीडियो बना पा रहे थे। वो ड्यूटी आपका 2400 घंटा का था, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।